कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साहित्य की भिन्न भिन्न विधाओं के जानकारों से हमारी मुलाकात होती है और समाज में अगर कोई विसंगतियां हैं तो उसकी वेदना को एक साहित्यकार, एक लेखक अपने कलम के माध्यम से रखने की कोशिश करता है। अगर बहुत अच्छी बात उन्हें अनुभूत होती है तो उसको भी उकेरने की कोशिश करता है। तो जो भी समाज के साथ जो भी विषय जुड़े हैं, जिस भी विषय का सरोकार है, उस विषय को उठाने के लिए साहित्यकार अपनी कलम उठाते हैं और उसको जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है रचनात्मक एवं सांस्कृतिक साहित्य लेखन। इस विषय पर हम आज के मेहमान से बात करेंगे। आज के जो मेहमान हैं वे एक सफल प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों में भिन्न भिन्न विषयों को लेकर जो है अपनी सेवा काल में ही एक ऐसी कलम के माध्यम से उन विषयों को उठाने की कोशिश की है जो कि जिसका सीधा सीधा सरोकार जो है उन लोगों से रहा है और भिन्न भिन्न जगहों पर रहते रहते उन्होंने बहुत से विषयों को सामने लाने की कोशिश की है। तो आज हमारे साथ हैं के.आर. भारती जी। धन्यवाद। के.आर. भारती जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने बतौर उपायुक्त जो है डीसी उन्ना आप रहे, आप कांगड़ा रहे और बहुत सी जगहों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की है और भिन्न भिन्न विभागों में आपने कार्य किया है। तो आपने जब अपनी सेवाएं प्रदान की तो सेवा में रहते रहते बहुत से लेखन के माध्यम से जो है अंग्रेज़ी और हिंदी के माध्यम से अपनी तमाम किताबें जो हैं लोगों के लिए समर्पित की। तो सबसे पहले जिज्ञासा यही रहती है कि आप इस शीर्षतम स्थल पर आए हैं और आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो उसके पीछे आप किनको मानते हैं? कैसी आपकी शिक्षा दीक्षा रही? मैं हमीरपुर ज़िला से संबंध रखता हूँ। हमीरपुर ज़िला की एक तहसील है गलोड़, उसके नारा गांव से मैं आता हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है पहली से लेके हायर सेकेंडरी तक, उस वक्त 1st to 11th होते थे स्कूल, वो गलोड़ स्कूल में हुई और उसके बाद मेरी कॉलेज की जो शिक्षा है गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर से हुई और MSc केमिस्ट्री मैंने की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं भिन्न भिन्न सेवाओं से होता हुआ मैं ऑडिटर रहा AG ऑफिस में, बाद में टेक्निकल ऑफिसर रहा, जियोलॉजिकल सर्वे हिमाचल का एक विंग होता था उसमें रहा और 85 मैंने हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्रवेश किया और ये उसी के उपक्रम में कई सर्विसेज में मैंने अपना अपॉइंटमेंट्स मेरी रही हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न पोस्ट पर। मैं शुरू में सबसे दुर्गम स्थान हमारा हिमाचल का है पांगी, चंबा जिला में पड़ता है। मेरी पहली पोस्टिंग 1986 में वहाँ हुई थी, जहाँ मैं 3 साल रहा। उसके बाद डलहौजी आ गया, फिर चंबा में, इस तरह मेरे 9 साल चंबा में बीते हैं। ये क्योंकि जो आपने कहा कि कहाँ से प्रेरणा, वैसे तो स्कूल के समय से ही ये कविता और कहानी बड़े बड़े लेखक जो हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल थे। कविता के लिए मैं आपको सच बताऊं तो जब हमने डोले का गीत, एक कविता धर्मवीर भारती जी की हमें पढ़ाई गई और उसका बड़ा अच्छा सरलार्थ, एक प्रेम गीत है, प्रेम कविता कह सकते हैं उसको, तो उसका उन्होंने इतना अच्छा अनुवाद किया और हमारी बड़ी रुचि पैदा की कविता में। और उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा लेखन करना चाहिए, कविता लिखनी चाहिए। शुरू में कविता का ख्याल आया, लेकिन कहानियों से भी रूबरू होते रहे। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ सिलेबस में होती थी, तो धीरे धीरे इनके थ्रू जो है प्रेरणा बनती रही। और जब मैं पांगी पहुंचा अपनी सर्विसेज के दौरान, तो मैंने देखा कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। 2-3 रास्ते थे वहाँ पहुँचने के, साच पास से 15,000 फीट की हाइट क्रॉस करके जाना पड़ता था। मैं जब शुरू में गया तो 7वें दिन पहुँचा वहाँ, और फिर अगर पैदल जाना होता है जम्मू कश्मीर से तो बहुत 116 किलोमीटर पैदल चल के गया, उधर लाहौल से। तो मैंने कहा कैसे लोग जो उनको आमतौर पर लोग
लॉस्ट सिविलाइजेशन कहते थे, खोई हुई सभ्यता है। तो उनकी जो सब कुछ डिफरेंट था, भौगोलिक के साथ साथ सामाजिक डिफरेंट था, तो उसने मुझे प्रेरित किया कि मुझे ये चीज़ें जो है पहुंचानी चाहिए। कोई चीज़ तो अंदर से आपको वो चोट पहुंचा रही थी। हाँ, कि कुछ वो कलम जो है उठाने के लिए प्रेरित कर रही थी। सही। आप एक सफल जो है आपने कविताएं लिखी, आप एक कवि और उसके बाद आप कहानीकार, एक समीक्षक और बहुत अच्छे लेखक। आपके बहुत से लेख जो है अखबारों में, मैगजीन्स में आते हैं। तो भिन्न भिन्न विषयों को आप उनमें उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पास क्षमता है, जो विद्वता है, जो आप हिंदी में लिखते हैं वैसा ही इतना ही रैपिडली आप जो है इंग्लिश में भी आपका लेखन आता है। तो दोनों ही भाषाओं में आप अपने विचारों को रखने की कोशिश करते हैं। जी जी, मैं दोनों हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में दोनों में काम किया, और इसके साथ पहाड़ी में भी मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं। हालांकि पुस्तक के रूप में अभी पहाड़ी कविताएं नहीं आई हैं, लेकिन मैं 20-25 कविताएं पहाड़ी पे भी लिखी हैं। क्योंकि कविता जो है ये एक सुंदरतम तरीका है अपने भाव को व्यक्त करने का। वैसे तो अपने भाव आप किसी भी माध्यम से व्यक्त, कहानी के माध्यम से भी कर सकते हैं, पेंटिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप म्यूजिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कविता एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने का। तो मैं भाषा जो है ये एक पहली रिक्वायरमेंट होती है अपने, वो बोलने के भी काम आती है और लिखने के भी काम आती है। बोलने से आदमी थोड़े आदमी तक पहुंच सकता है और लिखने से आदमी बहुत दूर तक पहुंच सकता है। इसलिए धीरे धीरे हमने लिखने की कोशिश शुरू की। पहले तो फ्रेंड्स सर्कल तक ही वो सीमित रही, लेकिन बाद में वो पुस्तकाकार भी लेने लगी, कविता भी, कहानियाँ भी। लेकिन शुरू में मेरी सबसे पहले पांगी एंड पंगवाल करके अंग्रेजी में किताब लिखी थी, आई थी, जो कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, पांगी की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर थी। वहाँ कितना पहुँचना कठिन है और वहाँ के जो सोशल कस्टम्स थे वो हमारे दूसरे इलाकों से अलग थे। तो उन्होंने मुझे एक किस्म से मतलब अंदरूनी तौर पर कंपेल किया कि मैं इसको लिखूं, लोगों के साथ शेयर करूं। शेयर करना, अपने विचारों को बांटना भी एक प्रवृत्ति रही है इंसान की। वो प्रवृत्ति मेरे में भी थी कि पहले तो स्वार्थ सुखाए लिखता आदमी, साथ साथ में ये इच्छा भी रहती है कि ये मेरे विचार जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, ये जो उन्मुक्तता से कैसे जाएँ। और जो लोग शायद बाहर के नहीं जानते हैं और उनको जानना चाहिए, सरकारों को भी पता लगना चाहिए कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कठिन है परिस्थितियाँ, वहाँ बजट कितना मिलना चाहिए। मैंने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी शुरू में 1986 में ही शुरू हुआ और उस पर भी मैंने एक चैप्टर डिवोट किया उस किताब में, जो कि सरकार के लिए भी बड़ा उपयोगी था। कि बिल्कुल आपने भिन्न भिन्न बातों के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश की। आज का जो विषय है वो सीधा और एक स्पष्ट बात कर रहा है कि ये जो रचनात्मक और सांस्कृतिक साहित्य है उस लेखन में आपने जो है प्रवीणता से काम किया। तो अगर हम रचनात्मकता को समझना चाहे साहित्य के अंदर तो कौन सी विधाएं हैं? क्रिएटिव लिटरेचर, अंग्रेजी में कहो क्रिएटिव लिटरेचर, और हिंदी में कहें तो सृजनात्मक या रचनात्मक, है ना। ऐसा लिटरेचर जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसमें आपके विचारों का समावेश हो, आपके विचार उसमें आए। आप कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, वो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये हो सकता है कि आप दूसरों के लेखन को पढ़कर भी अपने विचार बनाएं, अपने विचारों को पुष्ट करें, लेकिन मूलतः वो अपने विचार होते हैं, वो क्रिएटिव होता है। वो जैसे मैं कविता लिख रहा हूँ, कविता एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन दूसरे लिटरेचर में हो सकता है मैं इतिहास लिख रहा हूँ तो मैं दूसरों से भी रेफरेंस उठा रहा हूँ, वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कविता में मेरी कविता और आपकी कविता कभी एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है भाव सेम हो, विषय एक जैसा हो सकता है, आप पर्यावरण पर लिख रहे हैं, मैं भी पर्यावरण पर लिख रहा हूँ, लेकिन जो उसका शब्द संरचना है ना, शब्दों के अर्थ हैं, बिंब हैं, प्रतीक हैं, वो मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। क्योंकि ये जो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार और उभय अलंकार जो भी आते हैं और प्रतिबिंब जो होते हैं वो कविता का वो करते हैं। उसी तरह से कहानी की भी अपनी शैली होती है। आप भी कहानी लिख रहे हैं, मैं भी कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन शिल्प में फर्क हो सकता है। वो वाक्य विन्यास जो कहते हैं उसमें शैली में फ़र्क हो सकता है। कैसे उसको रोचक बनाते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं।
तो इससे मेरी रचनात्मक साहित्य में सोचता था कि जो अपने विचार हैं, विचार जब अंदर आ जाते हैं और उनका आवेग इतना हो जाता है कि वो अंदर कंट्रोल करना मुश्किल होते हैं, तो वो खुद ही रास्ता निकालते हैं बाहर निकलने का। और वो जो रास्ता है वो कविता और कहानी के, और कविता कहानी और भी रचनात्मक साहित्य के हिस्से हैं। अब कहानी कविता को छोड़ के आप समीक्षा में भी जा सकते हैं, आप पत्र लेखन में भी जा सकते हैं, ये भी एक शैली है, निबंध में भी जा सकते हैं। ये सारे रचनात्मक साहित्य की श्रेणी, नाटक हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, ये सारे जो हैं जो आपकी कहानियाँ हैं, जैसे आपने कहानियों के जो संग्रह हैं आपके हैं, उसकी मूलतः जो विषय वस्तु है वो क्या रही है, और कौन से वो कहानीकार हैं जिनसे आपने प्रेरणा पाई इस विषय में? एक्चुअली कहानी की उत्पत्ति जो है आप देखेंगे कि समाज से ही आती है जी। जो हम समाज से लेते हैं वही समाज को देते हैं। समाज में हमें समाज के साथ साथ समाज में भी रह रहे हैं, साथ में मैं प्रशासनिक सेवाओं में आ गया। प्रशासनिक सेवा में रहते रहते अब गरीब से गरीब आदमी से भी मिलते हैं और अमीर से अमीर आदमी से भी मिलते हैं। आप चोर और जो डाकू होते हैं उनसे भी आपकी सामना हो जाता है, हाँ, और अच्छे लोगों से भी हो जाता है। आप पॉलिटिकल लोगों के साथ भी आपका संवाद रहता है, वार्तालाप रहता है। आप एक सेतु का काम करते हैं लोगों के बीच और पॉलिटिशियंस के बीच, तो इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती है। हमारा साहित्य क्या है, घटना प्रधान भी होता है। कोई ऐतिहासिक तत्वों को लेकर हो सकता है, किसी कोई आपको लग रहा है कोई विशेष कोई समाज में कोई क्या कहते हैं उसको विसंगतियाँ हैं, उनको उजागर करना है। तो वो विषय जो है, पर्यावरण आजकल नया इशू आया है, सारे लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो इशू हैं, फिर वीमेन एम्पावरमेंट की है, महिला सशक्तिकरण, ये सारे विषय जो है मेरी कविता का और कहानी का विषय बने हैं। आपने इसके साथ साथ एक और कार्य चलाया है कि यात्रा वृतांत से भी आप काफ़ी जुड़े हुए हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे? ये यात्रा वृतांत का लेखन और लोगों तक पहुंचाने का ये आपके मन में कैसे उमड़ा? कुछ अपने प्रशासनिक सेवाओं के दौरान जी, मुझे मेरी पोस्टिंग कठिन जगह होती रही। जैसे मैंने आपसे कहा कि पांगी में मैं लगा, और 3 रास्ते थे, या आप साच पास से हो जाओ, या रोहतांग पास से जाओ, या जम्मू कश्मीर से होके आओ। बहुत कठिन रास्ते थे और वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने ये आपका प्रश्न क्या था? यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत का मैं इस यात्रा का मैं वर्णन किया। बाद में मैं जब डलहौजी में एसटी में आया तो मुझे जो भरमौर में मणि महेश का एक फेयर होता है, मणि महेश का माउंट कैलाश के साथ मणि महेश लेक है, तो राधाअष्टमी के जो मेला बहुत बड़ा होता है उसमें बड़े मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई, तो सारे जिला के मजिस्ट्रेट की ड्यूटी वहाँ लगी थी। उस हैसियत से मैं मणि महेश की भी यात्रा की। तो मणि महेश हो गया, पांगी हो गया, फिर मैं भरमौर जब एडीएम बन गया चंबा में ही, तो एडीएम की हैसियत से मैं भरमौर भी गया। तो भरमौर मणि महेश कैलाश मैंने आपको बताया, ये सारे तीसा के पार्ट देखे। फिर एडीएम सिरमौर गया तो वहाँ ये जो हरिपुर धार वगैरह जो हाई लैंड्स हैं, चूरधार इस तरह के, और किन्नौर में डायरेक्टर कल्चर रहते हुए मैं किन्नौर में कई बार गया। स्पीति में की मॉनेस्ट्री में एक कालचक्र सेरेमनी उसमें गया। सारे ये जो इंटीरियर एरियाज थे मैंने देखे, और वहाँ के अपनी यात्रा के साथ साथ में उनके संस्कृति सभ्यता को भी उसका कभी लिखता गया कि वहाँ क्या, जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी यात्राएं चलती रही तो मैंने यात्रा वृत्तांत लिखा। और यात्रा वृत्तांत में आप हिस्ट्री भी लिखते हैं वहाँ की, आप जहाँ गए किन्नौर में, वहाँ की जो रिलीजियस सिस्टम है, आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। तो यात्रा के साथ साथ वहाँ की सांस्कृतिक सैर भी हो जाती है किसी स्थान की। तो मैंने ये 5 जो मैं आपको बताया हाईलैंड्स और हिमाचल, इनके यात्रा वृत्तांत लिखे। बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही जिस चीज़ के लिए आपने बहुत अच्छा एक प्रयास किया, आपके पास 3 जिलों का गैजेटियर भी नहीं था, लेकिन आपने मतलब हिमाचल के इतिहास एक किताब जो लिखी वो लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ी किताब के रूप में आपने समर्पित की। उसके बारे में भी कुछ कहें कि
कितनी उसमें किस तरह के आपके लिए चैलेंजेस आए और कैसे उसको आपने पूर्ण करा? सही बात है। इतिहास मेरा छोटा मोटा विषय तो रहा, सामाजिक विज्ञान हमें पढ़ाते थे, और इतिहास विषय नहीं रहा हमें। केमिस्ट्री में एमएससी की, और लेकिन जैसे जैसे आपसे शुरुआत में कहा था कि पांगी गया, मैंने कहा पांगी लोग कैसे बसे होंगे। पहली तो जिज्ञासा ही होगी कि इतने इंटीरियर एरिया में कैसे लोग आए होंगे। कई लोगों ने मुझे बताया कि कुछ राजा जो थे, जो ऑफेंडर्स होते थे, जो कुछ है ना, कुछ गुस्ताखी करते थे, या क्राइम करते थे, उनको बैनिशमेंट होते हैं, देश निकाला कर देते थे और साज पास के पार भेज देते थे। एक धारणा ये थी लोगों की। दूसरी धारणा ये थी कि औरंगजेब के समय में जब परसिक्यूशन हुआ लोगों को, है ना, धर्म परिवर्तन की वजह से जो तंग करते थे, तो उस वजह से लोग पहाड़ों में भाग आए। कई लोग ये भी कहते हैं। फिर मैंने ये और किया, कहते कि जब आर्यन आए, है ना, पहले जो खसाज आए, तो उन्होंने जो 2-3 ब्रांचेज आई हैं। एक तो स्पेन को चली गई, दूसरी ब्रांच हमारे होते होते इंडो गैस्ट्रिक प्लेन से आए और वहाँ से लोगों को खदेड़ते हुए इधर भेज दिया, और उधर से भी आई अफगानिस्तान होके, कश्मीर होके, तो उन्होंने वहाँ से लोगों को धकेला, है ना। जो आर्यन थे देवर बेटर रेस, तो उन्होंने इनको बोला। तो ये लगता है कि जो अभी हिस्ट्री हमारी ये बताती है, इतिहास, कि कोल जो थे, कोल्स दे वर द फर्स्ट सेटलर। और जो हमें जो मिले स्टोन टूल्स जिनको कहते हैं, एक्सेस, फ्लेक्स, चॉपर्स, जो मतलब औजार थे हमारे, स्टोन के औजार जो मिले, उनसे लगता है कि वो 40,000 साल, कम से कम 40,000 साल पुराने। तो इसका मतलब हमारी सभ्यता 40,000 साल से भी पहले की है। तो मेरा ना बड़ा इंटरेस्ट, इसमें रुचि पैदा हुई। मैंने पांगी का इतिहास लिखा, फिर मैं चंबा में पोस्टिंग हुई तो मैंने चंबा का इतिहास लिखा। फिर मैंने धीरे-धीरे अपना ये जो था एरिया हिमाचल बढ़ाया, फिर मैंने हिमाचल को कवर किया। और बड़ी बात ये भी है कि आपने जैसे खुद भी कहा कि आप विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे, लेकिन इतिहास में आपने इतनी रुचि कर लिखने की कोशिश करी। लेकिन जो आपके काव्य संग्रह है, उसका एक काव्य संग्रह का टाइटल है पीपल से पॉपुलर, तो उसको भी समझना चाहेंगे कि ऐसा टाइटल क्यों? मैंने पीपल से पॉपुलर एक कविता लिखी थी जी। पीपल से पॉपुलर, जब पीपल से पॉपुलर को एक नई प्रजाति है, जी जी, पीपल की ही प्रजाति समझ सकते हैं आप, मॉडर्न है, लेकिन वो फास्ट ग्रोइंग है जी, फास्ट ग्रोइंग। तो हमारी जो सभ्यता है वो भी क्विक सभ्यता है, फास्ट ग्रोइंग। फूड भी फास्ट है, फास्ट फूड, फास्ट सिविलाइजेशन फास्ट। तो हमारी ये रिसर्च हो रही है पौधों पे भी, पशुओं पे भी। तो इस पे भी एक परीक्षण हुआ था कि हम कैसे मतलब फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज तैयार करें। लेकिन पीपल का जो महत्व था पुराने समय में हमारी सभ्यताओं में, वो बहुत ज़्यादा है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ और पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ। तो उसी वजह से हमारे रिलीजियस धार्मिक सिग्निफिकेंस भी पीपल के साथ जुड़ी। लेकिन फास्ट ग्रोइंग सभ्यता में पीपल की जगह जो है पॉपुलर लेते जा रहे हैं, लोग कमर्शियल हो गए हैं। पीपल की जो धारणा थी हमारी, वो थोड़ी थोड़ी समय के साथ कम हुई। इस पर मैंने थोड़ा सा कटाक्ष किया था, पीपल से पॉपुलर। बिल्कुल, आपने उसको समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से रैपिडली जो है अब संस्कारों में या हमारे विचार में, हमारे हर चीज़ में जो रैपिडनेस आ रही है, वो किस तरह से आ रही है। एक सबसे बड़ी बात है जो चिंता का विषय है तमाम साहित्यकारों के लिए, पाठकों के लिए, या जो भी आप कहें, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड था किताब को पढ़ने का, उसमें कहीं ना कहीं अब विकृति नज़र आती है। आप अनुभूत करते हैं इस बात? मैं बिल्कुल इसको एक्सपीरियंस हमने किया है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक युग जिसको कह सकते हैं, वो आया है। अब लोग अखबार भी ज़्यादातर इस पे पढ़ लेते हैं, अपने बिल्कुल न्यूज़पेपर उस पे पढ़ लेते हैं। और कुछ टूरिज्म के बारे में जानना तो गूगल, किताब नहीं देखेंगे, गूगल निकालेंगे। हमने मनाली जाना है तो मनाली में क्या क्या देखना है।
ऐसा युग आ गया है, किताबें पढ़ने का जो चलन है वो कम हुआ है, जी। लेकिन किताबें लिखी जा रही हैं। किताबों का जो सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं ना, वो कोई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। किताब दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे कहते रहे बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। और बुक्स से ही, बुक्स जो है हमारा साहित्य कह लीजिए, साहित्य जो है समाज को दिशा देता है। बिल्कुल, है ना, समाज को आईना भी दिखाता है और समाज को दिशा भी दिखाता है। बिल्कुल। तो एक मिसाल चीज जिसको बोल सकते हैं, मिसाल लेकर चलने वाला है साहित्य। तो जब कभी भी मैंने देखा राजनीतिज्ञ हों या कोई दूसरे हों, पॉलिसी मेकर्स हों, वो हमेशा पिछले साहित्य को देखते हैं जी। युद्ध की रणनीति बनाने वाले वो पिछली लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पिछला इतिहास देखें जी, ताकि आगे हम वो गलतियां जो हैं रिपीट ना करें। ऐसे कहा जाता है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। वो जो गलतियां हमारा पिछले साहित्य पढ़ने से, हम क्या थे, हमें अपनी हम कहाँ से आए, संस्कृति क्या थी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं हम कि क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने इतिहास में लिख रखा है कि वहाँ पेमेंट ऐसी थी, पानी के पीने का कैसा बनता है, उससे हम सीखते ही हैं। तो ये पढ़ने के लिए अगर पाठक को और ज़्यादा प्रेरित करना है तो क्या करें, इन शॉर्ट आपके पास? मैं सोचता हूँ कि सारे स्कूलों में लाइब्रेरियाँ, कुछ स्कूलों में है, सारे स्कूलों में लाइब्रेरी होनी चाहिए, पुस्तकालय होने चाहिए, और उनके लिए एक पीरियड निर्धारित रखना चाहिए। और लेखन की क्लासेस भी होनी चाहिए, एक उनको एक वर्कशॉप जैसी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की कि भारती जी, आपने तमाम विषयों को छूने की कोशिश करी। आपने जिन जिन विषयों में, विधाओं में आपने लेखन कार्य किया है, उसके माध्यम से तमाम लोगों तक जो है अपना साहित्य पहुंचाया है। आज आप इन तमाम बातों को लेकर हमारे बीच में आए, स्टूडियो में आए, इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत बहुत। कार्यक्रम वागधारा में हमने आज के भारती जी से मुलाकात की। उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से अपनी बात को कहने की कोशिश की है, अपनी किताबों के माध्यम से जनमानस तक पहुँचे हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।